हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था, मैं दोबारा से आपको एक बार फ्लो रिवाइज करवाना चाहूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी। पहली रिक्वायरमेंट हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था कि सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उस प्रपोजल का फिर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है, ये सब चीज़ हमने पढ़ रखी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम आज वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे वो क्यों हमें पढ़ना है और वो किस चीज़ का हिस्सा है, ठीक है। तो उसके साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक बात ये कही गई थी कि अग्रीमेंट जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसे सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये सेक्शन 10 की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। सेक्शन 10 की अगर मैं रिक्वायरमेंट्स बताऊँ तो ये था कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये था कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्थ और जो लास्ट चीज़ थी वो ये था कि वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर हुआ होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जो कि हमारे सेक्शन 24 से 30 तक है। तो ये तीनों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, हमने इस पार्ट को भी कवर नहीं किया। तो आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, वो अग्रीमेंट्स जो कि एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, मतलब लॉ ने उसे साफ साफ वॉइड नहीं बोला है, ठीक है। अगर लॉ ने उसे वॉइड बोला है, क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 24 से 30 के बीच में कि एग्रीमेंट वॉइड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है उसमें वो फिट नहीं आएगा, तो वॉइड नहीं होना चाहिए। समझ आई बात। यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, अग्रीमेंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए ना। तो सेक्शन 10 की एक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वॉइड क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है, ये बात कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, एक हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल कंसिडरेशंस हो सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अभी आप इतना सुनो, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले कंसेप्ट समझो फिर एग्जांपल। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है, तो उसमें से अगर जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर हमारा कोई भी कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है और हम उसे अलग नहीं कर सकते, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान लो जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है और क्या है, उसमें से एक जो है वो अनलॉफुल है और हम उसे बाकी 2 ऑब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन मान लो हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 ऑब्जेक्ट है, उन्हें अलग किया जा सकता है और एक उसमें से वॉइड है, उसे मैं अनलॉफुल है, मतलब एक उसमें से अनलॉफुल है, मैं उसे अगर मैंने उसे अलग कर दिया, वो अलग हो सकता है, तो जो सही वाला है वो रहेगा, वो वॉइड नहीं होगा, सिर्फ वही वॉइड होगा जो अनलॉफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब तक आप समझो, मैंने उर्दू फारसी जिसमें बताया समझ लो, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। चंगू मंगू फील्ड में आएंगे तभी समझ आएगा ना। ये देखो, ये चंगू है, ये मंगू है। अब चंगू जो है ये बोलता है मंगू से कि देखो मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगा, ठीक है, नोट्स दूंगा, और क्या कहते हैं कि वो बोलता है कि ठीक है तुम मुझे अपने नोट्स दे रहे हो तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। तो चंगू बोलता अरे मुझे 5,000 क्यों दे रहा है, मेरे नोट्स की तो वैल्यू बस 2,000 रुपये। तो मंगू एक और चीज़ बोलता है चंगू से, वो ये कहता है ना कि तुम क्या करना, टंगू बड़ा इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो बोलता है कि टंगू का जो स्टडी मटेरियल उसे चुरा लेना या टंगू के हाथ पैर तोड़ देना कि पेपर देने आ ना पाए और वो फर्स्ट ना आ पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 है, क्या है, एक नोट्स का ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टंगू के हाथ पैर तोड़ना, और कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन है 5,000 रुपये। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है, मल्टीपल है और कंसिडरेशन एक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है ना, एक तो नोट्स देना और टंगू के हाथ पैर तोड़ना। अब यहाँ पे मैं इसे अलग नहीं कर सकती, अलग क्यों नहीं कर सकती क्योंकि कंसिडरेशन तो 5,000 रुपये, मुझे क्या पता कि नोट्स के लिए कितने रुपए देने हैं और हाथ पैर तोड़ने के कितने रुपए देने हैं, ठीक है।
तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि मैं इसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर मुझे पता है कि वो जो मंगू है बोलता है कि नोट्स के 2,000 दे रहा हूँ और 3,000 हाथ पर तोड़ने के, तो ये हाथ पर तोड़ने वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा, बाकी ये जो नोट्स 2,000 रुपये का ये वैलिड रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ आ गया? आई होप इट इज़ क्लियर। इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमारे समझने के ऊपर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट टेक हो कंसिडरेशन और ज़्यादा हो सकते हैं, उससे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की, तो वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस वजह से सेक्शन 25 उसमें नहीं कवर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 26। सेक्शन 26 किसकी बात करते हैं? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज क्या होता है? वर्ड होता है। अगर कोई भी किसी तरीके का अग्रीमेंट करता है, किसी इंसान के साथ कोई अग्रीमेंट कर रहा है और क्या करता है कि मैरिज के ऊपर वो रिस्ट्रेन लगाता है। अब रिस्ट्रेन क्या हो सकता है? कंप्लीट रिस्ट्रेन हो सकता है, या जो रिस्ट्रेन है वो पार्शियल भी हो सकता है। कंप्लीट रिस्ट्रेन मतलब ये हो सकता है कि शादी ही नहीं करनी है, और या पार्शियल क्या हो सकता है कि इस साल से लेके इस साल तक 2026 से 2030 तक तुम शादी मत करना। तो ये क्या है? ये वॉइड होता है। तो ध्यान रखना, दोनों तरीके का रिस्ट्रेंट, चाहे वो अब्सोल्यूट हो चाहे वो पार्शियल हो, दोनों ही अग्रीमेंट को क्या करता है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में मतलब इसे एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है ना, तो कोई भी हम हमेशा देखना, आप फैमिली लॉ में भी देखना, तो कोशिश क्या रहती है कि शादी टूटता तो हमेशा उसे जोड़ने की कोशिश करी जाती है पहले, रेदर देन सिंपली ब्रेकिंग। तो यहाँ पे ये बात कहता है। अच्छा, मैं आप लोग को एक एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे कि हाँ, आप क्या कहते हैं कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो एक बहुत ही रिच लड़की रहती है ना, रिच गर्ल, और वो क्या करती है कि किसी मोस्टली ऐसा होता है कि पुअर बॉय को पसंद करने लग जाती है। मुझे एग्जैक्टली मूवी नहीं पता, बट ऐसा मैंने देखा है पहले। तो वो किसी पुअर बॉय को पसंद करने लग जाती है, तो जो लड़की का बाप रहता है, लड़की के जो फादर रहते हैं, पुअर बॉय से कहते हैं कि आई विल गिव यू मनी, मुझे पता तुम मेरी बेटी के पीछे पैसों की वजह से हो, और वो बोलता है कि पैसा दे रहा हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे लड़के ने अगर पैसा ले लिया है ना, वो फादर कहता है, लड़की का जो पापा है वो ये कहता है कि तुम पैसे ले लो और मेरी बेटी से शादी मत करना, शर्त 1 करोड़ रुपए देता है और कहता है कि मेरी बेटी से शादी मत करना। लड़का क्या करता है? 1 करोड़ रुपए ले लेता है। अब लेकिन वो फिर भी उसने जिद रख रखी है कि इसी लड़की से शादी करेगा, तो यहाँ पे फादर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अग्रीमेंट था ये वॉइड था, है ना, कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। ये अग्रीमेंट अनलॉ, समझ रहे हो ना? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता रही थी, ध्यान रखना कि माइनर की बात है तो वो सिचुएशन अलग है। माइनर का अगर कुछ हम ऐसा अग्रीमेंट करें जिससे माइनर की शादी नहीं करानी, तो वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि माइनर की शादी, आपको पता ही है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पेनाल्टी ऑन री मैरिज। ये क्या चीज़ है? पेनाल्टी ऑन री मैरिज जो है वॉइड नहीं होता है। एक केस था, ये जो केस का नाम है राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। तो ये हमारे एडिटर सर ने गलती करी है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 विडोज़ रहती हैं, एक पति रहता है, उसकी 2 विडोज़ रहती है, विडो 1 विडो 2। अब क्या होता है, दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ये मर जाता है, इसकी प्रॉपर्टी रहती है, बड़ी आलीशान प्रॉपर्टी थी। विडो 1 विडो 2 आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी हम में से पहले शादी कर लेगा वो इस प्रॉपर्टी को नहीं लेगा। अब उसमें से एक विडो शादी कर लेती है, विडो 1 शादी कर लेती है, और कल को इसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी मांगने लग जाती है। तो विडो 2 बोलती है कि मैं तो नहीं दूंगी। तो फिर विडो 1 बोलती है ये तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज हो गया, तुम तो मुझे शादी करने से ही रोक रही हो, तो ये तो अग्रीमेंट वॉइड होना चाहिए, अब मुझे इस प्रॉपर्टी में बंटवारा होना चाहिए, मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये बिल्कुल ही अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इट्स एन अग्रीमेंट इन, ये मतलब क्या है? ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज नहीं है, बल्कि ये री मैरिज का पेनाल्टी है। आपको शादी करने के लिए थोड़ी मना किया गया था। हाँ, कुछ बेनिफिट्स है जो कि आपको नहीं मिलेंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है, और इट वॉज परफेक्टली अलाउड, परफेक्टली फाइन था वो। अगला हम लोग आते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होता है कि हमें पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 19 में देखें तो हम सबके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। तो कोई भी अगर अग्रीमेंट होता है जिससे कि मेरे ट्रेड करने के राइट पे किसी तरीके का रोक लगाया जाता है, तो उसे हम लोग वॉइड कहते हैं।
अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक-एक करके मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो पहले ये वाला केस देखो, इस केस में क्या होता है, लेदर क्लॉथ कंपनी वाला केस है। इसने बोला कि ये पब्लिक पॉलिसी ये बात कहता है कि हर एक इंसान के पास लिबर्टी होनी चाहिए कि अपने लिए काम कर सके, करेक्ट? वो ट्रेड कर सके, कोई भी प्रोफ़ेशन कर सके, तो हर इंसान के पास लिबर्टी होनी चाहिए। इसी वजह से एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होता है, वॉइड होता है। ऐसे तो किसी को काम करने से ही रोक दिया जाएगा, काम करने से रोक दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ना? अब हम लोग मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप इंग्लिश लॉ देखोगे और इंडियन लॉ, दोनों ही लॉज़ में, इंग्लिश या फिर इंडियन, दोनों लॉज़ में आपको ये बात पता चलेगी कि एग्रीमेंट जो भी ट्रेड के रिस्ट्रेन में है, चाहे पार्शियल है, चाहे एब्सोल्यूट है, वो क्या होगा, वॉइड होगा। दोनों ही जगह, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों में ये चीज़ है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि ट्रेड के रिस्ट्रेन में है, चाहे वो पार्शियल है, चाहे एब्सोल्यूट है, वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या, कुछ जगह एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब वो अग्रीमेंट जो है वो ट्रेड के रिस्ट्रेन में है, लेकिन फिर भी वो वैलिड है। ऐसे कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस दोनों जगह हैं, चाहे वो इंडियन लॉ हो, चाहे वो इंग्लिश लॉ हो। अब डिफरेंस दोनों में यहीं पे आ जाता है। एक्सेप्शन जो है वो दोनों में अलग अलग है। इंग्लिश लॉ में एक्सेप्शंस अलग है। एक्सेप्शन मतलब क्या, एक्सेप्शन मतलब वो अग्रीमेंट जो कि ट्रेड के रिस्ट्रेन में, लेकिन तब भी वो वैलिड माने जाएंगे। जनरल रूल क्या है कि वो वॉइड होगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, अगर वो है तो भले सो अग्रीमेंट ट्रेड के रिस्ट्रेन में है, फिर भी उसे वैलिड माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एंड इट्स एनफोर्सिएबल। तो इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में है कि दो दो एक्सेप्शन है, एक तो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। लेकिन इंडियन लॉ में हमारा जो एक्सेप्शन है वो स्टैट्यूटरी और जुडिशियली रिकॉग्नाइज एक्सेप्शंस है। अभी मैं आपको एक्ट में बताऊंगी। इंडियन लॉ में हमारे दो तरीके के एक्सेप्शंस है, एक गुडविल वाला है और एक पार्टनरशिप एक्ट। अभी हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको जस्ट छोटे में बता रही हूँ। फिर एक केस है हम लोग के पास, इस केस का नाम है गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोको कोला कंपनी। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर हम लोग इसकी बात करें ना, ये जस्ट मैंने आपको केस पढ़ने के लिए बता दिया है और CUT-PG के हिसाब से इतना हमको इम्पोर्टेंट केस नहीं है, बट स्टिल अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब बस मैं ऐसे ही नहीं बना रही कि आप CUT-PG का ही पेपर दे दो, थोड़ा ऐसा भी हो कि कहीं बात बनी रहे आपकी कि हाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये रीज़नेबल है या अनरीज़नेबल है, कि ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लगाना रीज़नेबल है या अनरीज़नेबल है, ये सब सेक्शन 27 डील नहीं करता। वो बस इतना बता देता है भैया ये वॉइड है, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन देखें। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में दो तरीके के एक्सेप्शंस हैं, एक है जुडिशियल प्रेसिडेंट और दूसरा स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस हमारे दो तरीके के हैं, सेल ऑफ गुडविल और एक पार्टनरशिप एक्ट। तो गुडविल तो कहीं पे भी नहीं डिफाइन, लेकिन आपको भी एक आइडिया होगा, आप 5 साल लॉ पढ़ चुके, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं। तो गुडविल मतलब वही कि मतलब बिजनेस का कितना नाम हुआ है, समझ रहे हैं आप। ये जैसे केस है इसके अंदर भी बताया गया इसके बारे में कि कितने चांसेस हैं कि ओल्ड कस्टमर वापस से आपके पास आएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे मेरी कोचिंग क्लासेस है, तो यहाँ पे मेरा एक नाम है, मेरे कोचिंग का एक नाम है, एक ब्रांड बना हुआ है, स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास आते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे कल को कोई और आएगा तो चांसेस है, अगर मैं अच्छा पढ़ा रही तो चांसेस है कि उसके पास लोग नहीं जाएंगे, दूसरा जो पढ़ा रहा है लोग मेरे पास ज़्यादा आएंगे। तो गुडविल बेसिकली क्या है, एक रेपुटेशन है जो कि फर्म की मैंने कई सालों से जो मैंने बनाया है। तो सपोज कि इतना बिजनेस सेल करता है ना, तो गुडविल सेल करता है साथ में। गुडविल मतलब जैसे किसी को पता है कि मैं बे ऑफ लॉ कोचिंग सेंटर जो है बे ऑफ लॉ के नाम से उधर मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन कल को मैं बे ऑफ लॉ सेल कर रही हूँ, ठीक है, बे ऑफ लॉ पूरा नाम ऐसे करके सेल कर दे रही हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पता है कि बे ऑफ लॉ बिक चुका है, लेकिन मैं जो हूँ मैं कहीं और पढ़ा रही हूँ, मैंने कोई और जो है अपना लॉ से कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरी गुडविल है, तो चांसेस है कि स्टूडेंट्स मेरे पास वापस आ जाएंगे अगर मैंने अच्छी लग रही हूँ। भले से बे ऑफ लॉ मैंने किसी और को दे दिया, लेकिन हाई चांसेस है कि वो लोग वापस आ जाए। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि सपोज अगर हम किसी को अपना बिजनेस बेचते हैं साथ में गुडविल बेचते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने किसी को अपना कंपनी बेचा बे ऑफ लॉ, तो मैं बोल सकती हूँ, तो जिसको मैंने अपनी कंपनी बेची बे ऑफ लॉ,
तो यहाँ पे मुझे वो इंसान बोल सकता है कि आप यहाँ पे किसी और तरीके का बिजनेस नहीं करेंगे, मतलब सेम बिजनेस नहीं करेंगे। किसी और तरीके का बिजनेस कहने का मतलब आप यहाँ पे सेम तरीके का बिजनेस नहीं करेंगे, मतलब आप इस एरिया में पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ाने का बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे आपके पास वापस चले जाएंगे। अब ये जो एक एरिया डिसाइड कर देना कि इसी एरिया में नहीं, अब वो बोल दे कि दिल्ली में भी कहीं नहीं पढ़ाना, मतलब लखनऊ में भी नहीं पढ़ाना, इधर भी नहीं पढ़ाना, उधर भी नहीं, मतलब पूरा ही बैन लगा दे, कहते इंडिया में कहीं भी नहीं पढ़ा पाओगे, तो ये भी गलत है ना। और ये हम देखेंगे कि ये जो टेरिटोरियल लिमिट है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाना कि इस एरिया तक, ये जो लिमिट है कि इतने एरिया तक नहीं पढ़ाना, वो रीज़नेबल होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं इस एरिया में पढ़ा रही हूँ, जैसे सपोज कि मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा है, तो उसे कह दिया जाएगा कि भैया मुखर्जी नगर में मत पढ़ाना, है ना, और आसपास के कुछ एरियाज में कह दिया जाएगा। अब आके सपोज क्या कहते हैं, नोएडा में आके अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है ना, मतलब लखनऊ में जाके खोल रहा है, तो वहाँ पे भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो गलत है ना, समझ रहे, तो रीजनेबल नहीं है। हाँ, अगर मुखर्जी नगर में कोई बेच रहा है, मुखर्जी नगर में पढ़ाने के लिए मना करे तो समझ आता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग क्यों ही जाएंगे उसके पास। लेकिन वो जैसे लखनऊ, नोएडा ऐसी जगह जा रहा है तो रीजनेबल थोड़ी है ये, तो भैया तुम उसको पढ़ाने से ही बंद करवा रहे हो, है ना। तो बेसिकली एक्सेप्शन इस वजह से है ना कि जो बायर है, मतलब जिसने मुझसे कंपनी खरीदी द बे ऑफ लॉ, वो जो है उसके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि फिर तो उसका फ़ायदा हो ही नहीं पाएगा। मैं भी वहीं पे बिज़नेस खोलूँ, मैं वहीं पे पढ़ाने लग जाऊँ बे ऑफ लॉ बेच के, तो एक पैसा वो लिया, फिर सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, तो उस बेचारे का नुकसान ही नुकसान है ना। तो ये चीज़ है। अगला है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है हम उसे मना कर सकते हैं कि जो फर्म का हमारे बिजनेस चल रहा है आप सिर्फ उसी में इन्वॉल्व रहोगे, आप कोई और बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, दैट्स परफेक्टली फाइन, ये सब चीज़ें लगाई जा सकती हैं। दूसरा क्या है कि सपोज क्या कहते हैं कि कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं तुम इस तरीके का बिजनेस मत करना, क्योंकि हमें पता है कि जो लोग हैं उसी से अट्रैक्टेड है, तो हम मना कर सकते हैं, क्योंकि फिर नुकसान हो जाएगा ना। तीसरा क्या है कि अगर गुडविल्स हम लोग बेच रहे हैं अपने फर्म की, तो भी हम पार्टनर्स के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। आई होप आप लोग को समझ आया। अब हम लोग बात करते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो कि हमारा सेक्शन 28 में दे रखा है। तो ये क्या चीज़ें बताता है, ये बेसिकली ये चीज़ें बताता है कि अगर हमने कोई ऐसा अग्रीमेंट किया है जिससे कि मैं कोर्ट नहीं जा सकती, मतलब मैं अपना राइट नहीं एनफोर्स करा सकती, तो वो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग मानेंगे कि वो वॉइड है। ठीक है, इसके पीछे का हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर पार्शियल रिस्ट्रेन लगाया है तो वो वैलिड है। पार्शियल रिस्ट्रेन मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि कोई हम लोगों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वहाँ पे 2-3 कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन आ रहा है, मान लो पटना में कोई कोर्ट है उसका, दिल्ली में कोई कोर्ट है उसका भी जुरिस्डिक्शन है, तो 2-3 कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ गया, लेकिन हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ दिल्ली वाले ही कोर्ट में जाएंगे, तो ये क्या, ऑल दो पार्शियल रिस्ट्रेन है, बट ये जो है ये कंप्लीटली वैलिड है, ये अग्रीमेंट वॉइड नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस कन्वीनियंस के लिए हम लोग कर सकते हैं। मान लो जो भी पर्सन है वो उसके लिए उधर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो हम लोग बिजनेस कन्वीनियंस के लिए आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम लोग इसी कोर्ट में करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक केस है, हकम सिंह वर्सेस गैमॉन इंडिया लिमिटेड। इस केस में ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 2 कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट है ना, मतलब 2 कोर्ट्स है जिनके पास सेम सब मतलब सेम जुरिस्डिक्शन है, दोनों कॉम्पिटेंट उस मैटर से डील करने के लिए, तो पार्टी आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एक कोर्ट में जाने के लिए। ठीक है, तो ये अलाउड है। अगला क्या है, अगर मान लो लिमिटेशन एक्ट में सपोज केस फाइल करने का लिमिटेशन एक्ट जो आपको 3 साल का समय दे रहा है, बट आप लोगों ने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर 2 साल के अंदर केस फाइल नहीं किया तो उसके बाद केस नहीं फाइल कर सकते, वो भी नहीं अलाउड है। अब लिमिटेशन एक्ट से बड़ा थोड़ी हो जाएगा आपका अग्रीमेंट, लिमिटेशन एक्ट जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है, अब उससे बड़ा आपका अग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस है, हमारे इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मान लो क्या कहते हैं कि पार्टीज आपस में बोल दे कि हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग आर्बिट्रेशन करेंगे, तो वो अलाउड है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लो हम आर्बिट्रेशन कर रहे हैं और जो आर्बिट्रल अवार्ड आता है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो उसके बाद मेरे पास कोर्ट जाने का राइट होना चाहिए।
समझ आया? उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होने का मेरा राइट होना चाहिए। अगर कोई ये कह दे कि सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन करना है तो पार्टीज आर्बिट्रेशन करेंगे, लेकिन मान लो आर्बिट्रल अवार्ड आता है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, तो मेरे पास कोर्ट जाने का राइट होना चाहिए। ठीक है, इस तो ये मतलब अंडरस्टूड है इसके अंदर। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं कि अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। सपोज कोई अग्रीमेंट है, अब उसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि एक अग्रीमेंट है ना, ए और बी, चंगू मंगू, YANB, व्हेन वी हैव चंगू मंगू तो चंगू की ऑयल की दुकान है, बहुत सारा ऑयल बेचता है, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, अब जो ऑयल बोल दो। अब मंगू क्या बोलता है कि मुझे ना, क्या कहते हैं कि मुझे 500 लीटर ऑयल चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो चंगू कल कोई अग्रीमेंट मना कर सकता है, वो खुद को बाइंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं 500 लीटर ऑयल कौन सा ऑयल चाहिए, और ना आपने मुझे पर्पस बताया कि आपको ऑयल किस लिए चाहिए। अगर हमें पता रहता कि कुकिंग है, कुकिंग के पर्पस के लिए चाहिए, तो फिर भी एक आइडिया रहता कि अच्छा ये वाला ऑयल चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कोई आइडिया ही नहीं, 500 लीटर ऑयल बोलते हैं, हम कौन सा तेल दे दें, ये तो नहीं, ये नहीं अलाउ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसा जो अग्रीमेंट रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, क्योंकि अनसर्टेन है। अब इसे तो कुछ भी निकल के आ सकता है ना, तो इससे क्यों ही हम किसी को बाइंड करें। जहाँ पे चीज़ें साफ साफ क्लियर ही नहीं है वहाँ पे कोई क्यों ही बाइंड हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगला हम लोग देखते हैं अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। तो अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर जो होता है ये क्या होता है, वॉइड होता है। अब ये जो वेजरिंग अग्रीमेंट होता है ना, प्लीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, ये अनलॉफुल नहीं है, ये जस्ट वॉइड है। तो डिफरेंस है दोनों में। अनलॉफुल, देखो मैं आपको बात बताती हूँ, हर अनलॉफुल अग्रीमेंट आपका वॉइड होगा, लेकिन हर वॉइड अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि अनलॉफुल है। जो चीज़ अनलॉफुल रहती है उसके लिए पनिशमेंट भी होती है, राइट। लेकिन जो चीज़ क्या कहते हैं कि हमारी वॉइड है ना, उसके लिए पनिशमेंट थोड़ी है, बस ये है कि आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब वेजर का मतलब क्या होता है, ये तो ऑब्वियसली एक्ट में नहीं बताया गया। तो हमारे पास एक केस है घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसन के डेफिनेशन को बोला, और ये बोला कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉमिस करता है पैसे देने के लिए, है ना, पैसों की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग वेजर बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे बस इतना ये बात बोली गई है कि अगर कोई किसी को प्रॉमिस करता है पैसा देने के लिए, ठीक है, कि आई विल गिव यू मनी, और मतलब आपस में समझ थोड़ा सा बेट लगाना टाइप्स। अगर मैं आपको ये तो आप लिख देना घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, ये CUT-PG के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि वेजर का मतलब क्या है। CUT-PG के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, इतना ठीक है। अगर आपको आगे समझना तो थोड़ा सा समझ लो, वरना आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, नो नीड टू लिसन। ठीक है, अब आपका जैसा टाइम है उस हिसाब से आप पढ़ो। तो एक तरीके से बेट लगाना टाइप्स, जैसे मैच होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो जो लोग हैं वो बेट लगाते हैं कि अगर इंडिया हारी तो इतना पैसा, या इंडिया जीती तो इतना पैसा, पाकिस्तान हारी तो इतना पैसा, पाकिस्तान जीती तो इतना पैसा, समझ रहे हो। या फिर जैसे बारिश हुई, अच्छा चलो शर्त लगाते हैं, बारिश हुई है ना, तो अगर बारिश हुई तो देखियो तू पैसा दियो, है ना। चंगू मंगू आपस में कहते हैं कि अगर बारिश हुई, एक कहता है बारिश होगी, एक कहता है बारिश नहीं होगी, तो चंगू कहता है अच्छा चल ठीक है, अगर बारिश हुई तो पार्टी मेरी तरफ से, और मंगू कहता है बारिश नहीं हुई तो पार्टी मेरी तरफ से। तो समझ रहे हो ये क्या चीज़, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजर बोलते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब वेजर के क्या एसेंशियल्स हैं, अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखो। वेजर का जो सबसे पहला एसेंशियल है वो ये क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि वो अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। मतलब जो इवेंट है अनसर्टेन है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। जैसे कि बारिश होगी या नहीं होगी मुझे कैसे ही पता होगा, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, चलो मैच कौन जीतेगा, क्रिकेट मैच हो रहा है मुझे क्या पता कौन जीतेगा, फुटबॉल मैच हो रहा है मुझे क्या पता कौन जीतेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर में ही हो, क्या पता पास्ट में भी हो सकता है। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर, तो पास्ट का कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो क्या हो कि अभी मैं अपनी दीदी से कुछ बात कर रही थी, मेरी दीदी के हम लोग कुछ शादी की फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे थे ना, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं कि हम लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं, हम पता आई डोंट नो, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग कि कोई आया, अबाउट सम गेस्ट, तो हम लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं आए थे, एंड शी वाज सेइंग कि वो नहीं आए थे। तो यहाँ पे हम दोनों को नहीं पता था, तो यहाँ पे हम लोग अगर शर्त लगाते तो ये क्या था, ये भी एक तरीके से वेजरिंग अग्रीमेंट था, क्योंकि हमें दोनों को ही नहीं पता, ऑल्दो इवेंट हो चुका बट हम दोनों को ही नहीं पता,
है ना, अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगली चीज़ क्या है, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, मतलब दोनों का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एक का फायदा होगा एक का नुकसान। चंगू का फायदा भी हो सकता है, चंगू का नुकसान भी हो सकता है, मंगू का फायदा भी हो सकता है, मंगू का नुकसान भी हो सकता है। अगली चीज़ क्या है, पार्टीज का कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सिवाय जीतने और हारने के। मतलब जैसे बारिश वाले मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सिवाय हारने जीतने के अलावा उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल उग जाएगी, ये सब नहीं, बस ये है कि हारने जीतने वाली बात थी। और लास्ट चीज़ क्या है कि किसी भी पार्टीज का कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस इवेंट पे। अब ये है कि अगर मान लो जैसे मेरी और मेरी दीदी में बात हुई थी, मैं उस सिचुएशन का एग्जांपल देती हूँ। तो जो फोटोज़ हैं वो हम में से किसी और ने पहले छुप के ना देखी हो, मतलब हम लोग साथ ही में देख रहे हैं, या फिर जो मैच है मुझे क्या पता, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, तो ऑब्वियसली है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो ये इसके कुछ जो है क्या है हमारे एसेंशियल्स हैं। इस एसेंशियल्स को और डीप में बताया गया है। और जो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये सब कि क्या एसेंशियल्स है वेजिंग एग्रीमेंट के, तो यहाँ पे ये जो केस है ना, कालिर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उस केसेस में बताए गए थे सारे एसेंशियल्स की वेजरिंग अग्रीमेंट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अनसर्टेन इवेंट होता है, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और इन पार्टीज़ का कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सिवाय हारने और जीतने के। अच्छा, यही वाला जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से कोई पूछता है ना कि इंश्योरेंस और वेजरिंग में क्या डिफरेंस है, तो वैसे तो बहुत डिफरेंस है। इंश्योरेंस में भैया इंसान पहले से पैसा देता है, और वहाँ पे किसी एक इंसान का मतलब अगर डिफरेंस पूछा जाता तो ये वाला पॉइंट रिलेवेंट है, CUTPG के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि इंश्योरेंस और इसमें ये वाले पॉइंट की वजह से एक डिफरेंस आ जाता है। और भी डिफरेंस है, बट एक ये डिफरेंस है। अगला क्या है कि नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट, ये हमने पढ़ा है। नीदर पार्टी शुड हैव एनी इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग, ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप लोग क्या कहते हैं कि आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। CUTPG के हिसाब से एसेंशियल्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तक जो पैटर्न है उसके हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको नहीं समझ आएगा, या जो भी आप और अच्छे समझना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फोर्थ क्या, नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट। अब अगला जो हमारा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि सपोज हमने वेजरिंग एग्रीमेंट भी कर रखा है और उसके साथ कोई और भी हमारा एग्रीमेंट है, कोई और कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, तो वो भी क्या वॉइड होगा? तो आंसर इज़ नो, वो वॉइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, वो क्या है, वो वॉइड है, इलीगल नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेक्शन 24, 24 सॉरी, हाँ 24 ही हम लोगों ने पढ़ा था, आई एम राइट है ना। तो हमने सेक्शन 24 पढ़ा था स्टार्टिंग में, लेट मी शो यू, अभी दिख भी जाएगा है तो। सेक्शन 24 हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम अनलॉफुल चीज़ की बात कर रहे थे। तो अनलॉफुल हमने क्या बोला था कि अगर कोई चीज़ अनलॉफुल है और उसके साथ में कोई और चीज़ है और हम उसे अलग नहीं कर सकते, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। ये पढ़ा था हम लोगों ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था नोट्स और हाथ पैर तोड़ने वाला। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि मान लो, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं इस केस में क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट के बारे में पढ़े। तो जो वेजरिंग अग्रीमेंट है वो क्या है, वो इलीगल नहीं है, वो वॉइड है। तो उसके साथ अगर कोई और चीज़ है ना, तो वो वॉइड नहीं होगी, ठीक है, वो एनफोर्सिएबल होगा। और अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे वेजरिंग अग्रीमेंट अनलॉफुल भी है और वॉइड भी है, दोनों चीज़ें हैं। कुछ एक्सेप्शन है वेजरिंग अग्रीमेंट के, जो है तो वेजरिंग अग्रीमेंट बट उसे हम लोग वैलिड मानते हैं। तो वो क्या है, हॉर्स रेसिंग हो गया एक, ओके। और उसके बाद अगला आ गया क्रॉस वर्ड पजल। बेसिकली हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्किल इन्वॉल्व है, इंसान अपनी स्किल लगाता है, इसे हम कंप्लीटली वेजर नहीं कह सकते, तो इस वजह से ये मतलब एनफोर्सिएबल है कोर्ट में। मैं आपको लीगल और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बता रही थी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे सेक्शन 24 सबसे बेस्ट है, सेक्शन 24 का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेक्शन 24 में आप लोगों ने क्या चीज़ देखी, हमने देखा था कि वहाँ पे अगर कोई एक चीज़ अनलॉफुल है और उसके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है और हम उसे अलग नहीं कर सकते, तो वो भी वॉइड हो जाती थी, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने सेक्शन 30 पढ़ा, वहाँ पे हमने वेजरिंग एग्रीमेंट पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो वॉइड है, तो उसके साथ अगर कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे वैलिड मानते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक डिफरेंस कर रखा है अनलॉफुल के बीच में, मतलब इलीगल के बीच में, और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में। तो आई होप आप लोग की चीज़ क्लियर है। हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होगा, बट हर एक वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हो। जैसे वेजरिंग वाला एग्जाम्पल आपको दिया,
तो CUET PG के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने आपको बताया तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ था। आप अगर सिर्फ हेडिंग्स पढ़ेंगे तो डेट विल वर्क, सो देयर इज़ नो इशू इन दिस। और बाकी अगर आपको जल्दी हो रही है थोड़ी तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब पढ़ाई का कुछ नहीं बता रही, आप दूसरी वीडियो देख लीजिए। और बाकी जो लोग रुके हैं, अगर आपको किसी तरीके का कुछ भी फीडबैक मुझे देना है तो प्लीज़ बताइए कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे ऑब्वियसली इंस्टा पे DM कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल उससे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू मी, है ना। इंस्टा के थ्रू आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।